जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के बारे में पढ़ने वाले हैं और हिंदी पेडागोजी की आपकी रोज़ क्लास होती है दोपहर में 2:30 बजे, ठीक है। और ये पार्ट 3 है हिंदी पेडागोजी का, इसके पहले के 2 पार्ट भी देख लेना, है ना। और 130 प्रश्न का एक वीडियो हिंदी पेडागोजी का मैंने डाला है, वो भी आप सभी को देखना है। और हिंदी पेडागोजी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप रीड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीटेट वर्ग 3 की कर रहे हैं या फिर सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब सभी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पेडागोजी के बारे में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपको प्रश्न के उत्तर बताने होते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज पर उत्तर होंगे, सभी लोगों को फटाफट से बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और अपना अपना सभी लोग आकलन करते जाएंगे कि किसको कितने जो है अंक मिल रहे हैं, कितने नंबर मिल रहे हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के दबाकर आपको ऑल पर क्लिक करना है, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सभी लोगों को फटाफट से पूरे के पूरे प्रश्न अटेंड करना है। आज का जो अपना पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला आपका है, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्धता को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार अपनाना चाहिए, या फिर समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे जो है स्वयं का निर्माण करते हैं, स्वयं के नियमों का निर्माण करते हैं। तो जल्दी बताना है कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 का सभी लोग उत्तर बताएंगे, फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएं। उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोगों को बताना है, और सभी लोग अपना आकलन करते जाएंगे। आपके प्लस में नंबर जुड़ते जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो सभी लोग अपना आकलन करेंगे, तब आपका जो पहला प्रश्न है, पहला जो आपका उत्तर हो जाएगा इसका, वो क्या होगा सभी लोग बताएंगे। तो बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने उत्तर बताया। अधिकांश लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। सी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो अपने 1 नंबर का इजाफा कर लें, 1 नंबर अपने स्कोर में जोड़ दें, ठीक है। सी नंबर आपका सही है। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षा एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? हमें सबसे कमजोर तर्क बताना है, और 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। पहला है, विभिन्न विषयों के जो है शिक्षण में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ना। दूसरा है, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति की भी भाषा विशेष में सहायक होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं, या विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तब हमें सबसे कमजोर तर्क बताना है, सभी लोगों को बताना है जी। सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? मनोज पटेल जी फटाक से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, सभी लोग अपना अपना जो है नंबर, अपना अपना स्कोर शामिल करते जाएंगे। तब प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर अधिकांश लोगों ने बताया है, क्या बताया? अधिकांश लोग सी बता रहे हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, आपका सबसे जो कमजोर पक्ष माना जाएगा वो ए माना जाएगा। मुख्य उद्देश्य नहीं होता भाषा शिक्षण का विभिन्न विषयों में, तो ए नंबर जो है आपका कमजोर पक्ष माना जाएगा। जिन्होंने भी ए बताया है ईमानदारी से वो अपने प्लस कर लें, 1 अंक प्लस करेंगे, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, सभी लोग बताएंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, या फिर समृद्ध भाषा परिवार भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तब प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को बताना है, और अच्छे से बताना है, सोच समझ के। आपने नंबर, आपको यहाँ पर नंबर भी मिलते जा रहे हैं, ईमानदारी से सभी लोग अपने अपने नंबर जोड़ते जाना, और लास्ट में सभी को अपने नंबर बताना है कि कितने प्रश्न आपने अटेंड किए हैं। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताए हैं वो अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर जिन्होंने भी बताया है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल होता है, एक कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। केवल भाषाई शिक्षण पर जो है अधिक बल नहीं रहता, याद रख लेना, ठीक है। तो बी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो अपना 1 प्लस कर ले, 1 नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर? सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाक से। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें बताना है, और अधिकांश लोगों ने जो 4 का उत्तर बताया है सभी को बताना है, सोच समझ के उत्तर बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे, और आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का वो होगा डी। स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है मूर्त से अमूर्त की ओर। प्लस कर लेना डी वाले 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है तो कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है तो कौन सा नहीं है? 4 विकल्प है हमारे सामने, 4 में से 1 का चयन करना है। सभी लोग करेंगे। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर नियम। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है तो कौन सा नहीं है? तब सभी लोगों को उत्तर बताना है, गलत ना हो इसलिए बहुत समझ के उत्तर बताना है सभी लोगों को। प्रश्न क्रमांक 5 का ये बिल्कुल आपका समझो कि ये पेपर ही चल रहा है, प्लस और माइनस आपका नंबर यहां पर काउंट किया जाएगा। तब सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, तब आपका आंसर होगा सी। जिन्होंने भी सी बताया है निश्चित से अनिश्चित की ओर भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है तो सी नंबर वाले अपना प्लस कर लें 1 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं तो निश्चित से अनिश्चित की ओर, यानी ये सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, या बहुमुखी प्रयास? तो सभी लोग उत्तर बताएंगे प्रश्न क्रमांक 6 का। सभी लोगों का आंसर फटाफट आएगा, जल्दी बताओ। सभी लोग जो आंसर बताना है 4 विकल्प में से 1 का चयन करना है, तब आप सभी का जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। यहां पर बिल्कुल कंपटीशन आपका चल रहा है, और आपका जो उत्तर हो जाएगा डी वाले, जिन्होंने भी डी बताया है वो प्लस लगा लें, आपका उत्तर हो जाएगा डी। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के बहुमुखी प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, यानी विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? तो कौन सा नहीं है अनिवार्य? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, या फिर भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता, या फिर मानवीय मूल्यों का विकास? तब प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सोच समझ के बताना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? तो उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 7 का सभी ने जो उत्तर बताया है, अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं सी। बहुत बढ़िया, सी नंबर जिन्होंने भी बताया है सी नंबर आपका सही होगा। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, सी नंबर वाले प्लस करो 1 अंक अपने रैंक में, अपने बिल्कुल स्कोर में 1 नंबर प्लस करो। ईमानदारी से सभी लोग जोड़ते जाएंगे और काउंट करेंगे। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या बाल केंद्रिता का सिद्धांत? 8 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 8 प्रश्न क्रमांक 8 का सभी को उत्तर बताना है, और बहुत सोच समझकर बताना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ अपना पेपर ही चल रहा है ना? शिक्षा शास्त्र का पेपर ही चल रहा है, और पेपर में हमें गलत नहीं करना, इसलिए सभी लोग सोच के ईमानदारी से उत्तर देंगे। और उत्तर क्या हो जाएगा? कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? कविता पाठ करवाना। देखो बहुत अच्छे से देना है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, तब आपका उत्तर होगा सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी कि आपका बी, सी नंबर जो है, सी वाले अपने स्कोर में 1 प्लस कर लो, सी नंबर आपका सही होगा। कविता पाठ करवाना क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर सी सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखो। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है, तो विशेष से सामान्य की ओर नियम से, सरल से जटिल की ओर नियम से,
मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से, आगमन से निगमन की ओर नियम से, सभी लोग उत्तर बताएंगे। फटाफट से सभी को उत्तर बताना है और अपना आकलन करना है। एक शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं, अब आपको लेवल थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या शिक्षा शास्त्र का लेवल है, तब सभी को बताना है। तो सभी लोग को पता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं कौन में, बहुत बढ़िया आंसर, आगमन से निगमन की ओर। आगमन के से निगमन की ओर जो नियम है, इसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर नियम। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। डी वाले बिल्कुल एक अंक इजाफा करें। भाषा एक खालिस्तान विषय है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस या फिर चुनौतीपूर्ण। सभी को प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का? सभी लोग अपनी अपनी रैंक, अपने अपने स्कोर देखते जाएं, कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, अपना आकलन कर लें शिक्षा शास्त्र वाले। ठीक है, तब 10 का जो आपका उत्तर होगा, जो सभी लोगों ने बताया है, 10 का उत्तर होगा बी, यानी कि व्यवहारिक। भाषा एक व्यवहारिक विषय है, बी नंबर वाले बिल्कुल सभी लोग अपना नंबर में इजाफा करें। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति जो है, प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है तो कौन सा नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो कौन सा उचित नहीं है, सभी लोगों को बताना है। सभी लोगों को प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया आंसर। जिन्होंने भी उत्तर बताया है ए, वो अपना 1 नंबर प्लस कर लें, 1 नंबर प्लस, है ना, ए नंबर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करने में कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर अधूरी कहानी को पूरा करना। सभी लोगों को उत्तर बताना है, अपने स्कोर में इजाफा करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन में उत्तर बहुत अच्छे से बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, है ना, अगर आपके 42 क्वेश्चन इस वीडियो में हैं तो 40 क्वेश्चन, 40 के उत्तर कौन बता पा रहा है वो देखता है ना, वो देखने लायक चीज होगी। तब 12 का उत्तर अधिकांश लोगों ने बताया सी, प्रश्नों के उत्तर देना। तो सी वाले बिल्कुल सही कर लेना। ठीक है, और ईमानदारी से अपने स्कोर में प्लस करना है, किसी भी प्रकार से नकल नहीं करना, अपने मन से बताना है। ठीक है, तभी आप अपना आकलन करेंगे, नहीं तो अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जो बच्चे सुन नहीं सकते वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, वह भाषा सीख नहीं सकते, या फिर वह भाषा प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। तो 13 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ये टेस्ट आपका निरंतर चलेगा। और 13 का उत्तर सभी को बताना है, फटाक से सोच समझ के एक बार उत्तर बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। जिनका भी आंसर क्या आ रहा है डी, डी वाले अपने नंबर में इशाफा करें, एक डी नंबर इसका सही हो जाएगा। जो बच्चे सुन नहीं सकते वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? 14 का उत्तर हमें बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? लेखन एवं भाषा कौशल, श्रवण एवं पठन कौशल, श्रवण एवं वाचन कौशल, या वाचन एवं लेखन कौशल। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग, उत्तर क्या होगा? उत्तर बताना है। और सभी लोग, जो अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया आंसर। तो दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? तब प्रश्न क्रमांक 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जिन्होंने भी सी उत्तर बताया है, श्रवण एवं वाचन कौशल, उनका सही है, वो अपने स्कोर में 1 नंबर इजाफा ले। ठीक है, सी नंबर वाले, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो, शास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 15 का उत्तर सभी लोग बताना है। शास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, या द्रुत गति से वाचन करना। फटाफट से उत्तर बताना है। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा?
4 विकल्पों में से चयन करना है, आसानी से करना है, ठीक है। बिल्कुल गंभीरता से सभी लोग उत्तर बताएंगे, समझ समझ के उत्तर बताना है। और शास्त्रवाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तब अधिकांश लोगों ने बी बताया है, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यानी बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर अपना 1 नंबर क्या है, 1 नंबर इजाफा कर ले स्कोर में, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, तो जल्दी बताना है। वाद विवाद, भाषण, अंत्याक्षरी या कविता लेखन। गलत नहीं होना चाहिए, सरल प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 16 का मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है, और 16 का जो अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर। 16 जो वाले डी वाले बता रहे हैं कि कविता लेखन में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, तो डी नंबर बिल्कुल सही है, प्लस करो अपने 1 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सुनना कौशल में शामिल है, तो क्या शामिल है, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्ण सुनना, या फिर सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। तो सुनना कौशल में शामिल है तो क्या है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। सुनना कौशल में शामिल क्या है, जल्दी बताना है। सभी लोगों के 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर सभी को बताना है। और उत्तर सभी लोग जो बता रहे हैं, अधिकांश लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तो सुनना कौशल में शामिल है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, है ना, तो याद रख लेना है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 18, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। 18 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 का 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन करना है, हाँ, और गलत नहीं बताना है। और लास्ट में आपको बताना है कि कितने नंबर आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और कितने क्वेश्चन में आपसे नंबर आए हैं। तो सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवाकर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, या फिर अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अधिकांश लोगों ने बताया कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, यानी कि विकल्प नंबर जो ए बताया है जिन्होंने भी, उनका 1 नंबर फिर बढ़ता हुआ, 1 नंबर प्लस होता हुआ ए वालों का। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अपने मन से ही उत्तर देना है, जितने लोग उत्तर बता रहे हैं कमेंट में, उनको अपने मन से ही उत्तर देना है और अपना आकलन करना है, ठीक है। विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में मित्रों को सुनाया, इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है, भाषण कौशल, लेखन, वाचन या फिर श्रवण कौशल। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन सभी लोग करेंगे कि विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में मित्रों को सुनाया, इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है। तब 4 विकल्पों में से सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, सभी को उत्तर बताना है। तब उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है सी, यानी कि वाचन कौशल का सी नंबर आपका सही होगा। सी नंबर वाले अपना प्लस करें 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर कर लें प्लस सी वाले, बहुत बढ़िया। 19 का सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है तो क्या है, श्रवण कौशल, भाषण, बाद में बात करना या फिर वाचन कौशल। सभी लोगों को आंसर बताना है जल्दी जल्दी से। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक होता है तो क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। 4 विकल्प में से 1 का चयन सभी को करना है और बड़े अच्छे से उत्तर बताना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से उत्तर सभी लोग बताएंगे कि ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है तो कौन सा है, श्रवण कौशल है, भाषण है, बाद में बात करना या फिर वाचन कौशल। तब सभी लोगों ने बिल्कुल, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी बता रहे हैं। तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ए, श्रवण कौशल। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक होता है श्रवण कौशल, यानी कि ए नंबर जो है वो आपका सही होगा। ए वाले प्लस करें अपने स्कोर को, है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख ले, मैं सभी के कमेंट देखता जा रहा हूं, है ना, किसने कौन कौन उत्तर क्या बता रहा है, और बाद में सभी को नंबर भी बताना है बिल्कुल ईमानदारी से। भाषा के प्राथमिक कौशल हैं तो 21 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। वाचन कौशल,
श्रवण कौशल, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन। तो सभी लोग बताएंगे भाषा के प्राथमिक कौशल कौन से हैं। सभी को उत्तर बताना है, 21 का आंसर बताना है। तो प्राथमिक कौशल बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग उत्तर बताएंगे भाषा के प्राथमिक कौशल कौन से हैं। जल्दी उत्तर लिखो 21 का आंसर। तब सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया सी, कुछ लोग बी बता रहे हैं। आपका उत्तर होगा सी। सी वाले प्लस कर लो अपने स्कोर में 1 नंबर। सी यानी कि श्रवण और वाचन जो होते हैं ये प्राथमिक कौशल होते हैं, यानी कि ए नंबर, सी नंबर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, और जिन भी साथी ने पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी विस्तृत नहीं पढ़ा है तो पेडागोजी हिंदी विस्तृत की प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी पेडागोजी की मैंने विस्तृत वीडियो बनाकर डाले हैं, तो वो पेडागोजी विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेना। भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता तो क्या नहीं करता? संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर मधुर वाणी। तो भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता तो क्या नहीं करता? सबसे कमजोर पक्ष आपको बताना है 22 का उत्तर, जल्दी से बताना है, जल्दी बताओ इनमें से सबसे कमजोर विकल्प कौन सा है। भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता तो कौन सा विकल्प सबसे कमजोर है? तब अधिकांश लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं और कुछ लोग सी बता रहे हैं। तो देखो संकोच करता है, व्यक्तित्व करता है, बुद्धि भी करता है, लेकिन मधुर वाणी एक कम कमजोर है, एक कमजोर है इसमें, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। डी वाले जिन्होंने डी बताया है वो अपना प्लस करें 1 नंबर, ठीक है, डी वाला डी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है छात्र व्याकरण के माध्यम से खालिस्तान करना सीखते हैं। उत्तर सभी लोग बताना है। छात्र व्याकरण के माध्यम से खालिस्तान करना सीखते हैं। ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, ब्राह्म चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग या ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। तब 23 का उत्तर 4 विकल्प हैं और 4 में से उत्तर बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, जल्दी जल्दी बताना है। तब बहुत अच्छे से उत्तर अधिकांश लोग बता रहे हैं कि छात्र व्याकरण के माध्यम से खालिस्तान करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? तो वो करना सीखते हैं सी, यानी कि भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। तो सी नंबर वाले जिन्होंने भी सी बताया है उनका प्लस स्कोर होता हुआ आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता या फिर करते हैं? तो जल्दी से बताओ, 24 का उत्तर बताएंगे। आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन से शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं? आगमन विधि सभी लोग समझते हैं, है ना, तो जल्दी बताओ आगमन विधि में क्या होता है। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियम की ओर जाते हैं, और निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर आगमन विधि में आपको बताना है कि व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 24 का? अधिकांश लोगों ने डी बताया है, बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना, डी नंबर वालों का एक और प्लस होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है साथियों, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा बच्चों को व्याकरण नियमों से अवगत कराना, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना या फिर भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तब 25 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, सभी लोगों को बहुत अच्छे से बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर बताना है। उत्तर बताओ, सभी लोग उत्तर बताएंगे, जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है और किसी का गलत ना हो, इसलिए बिल्कुल आसानी से उत्तर बताएंगे। तब 25 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है डी। डी वाले बिल्कुल भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाले फिर से एक प्लस कर लें अपने स्कोर में। अगला क्वेश्चन निगमन विधि है, नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण करने की विधि या बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तब 26 का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी लोगों का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी लोग सरल उत्तर है, तो सभी लोगों को अच्छे से बताना है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। निगमन विधि में क्या होता है तब बिल्कुल सही को बताना है। हमने पहले ही पढ़ा है और मैंने आपको बता दिया है, तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जिन्होंने भी उत्तर बताया है ए, वो अपना ए प्लस कर लें। मैंने बताया था कि आगमन विधि में उदाहरण पहले पेश किया जाता है, बाद में नियम, और निगमन विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? 27 का उत्तर बताना है। आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि,
समवाय विधि या सह संबंध विधि। 27 का सभी लोगों को उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, क्या हो जाएगा उत्तर। तो 5वीं कक्षा की एक अध्यापिका है जो छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है, तब व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। फटाफट से उत्तर बताना है, उत्तर गलत ना हो इसलिए बहुत आराम से बताना है। तो आप सभी का जो आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी बी बताया है वो अपना 1 प्लस करें, ठीक है, बी वाले अपना 1 प्लस कर लें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता तो क्या नहीं होता। सभी लोगों को उत्तर बताना है, व्याकरण पढ़ाते हुए जो है शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता, 28 का आंसर बताना है। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे, छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें या फिर छात्र उच्चारण कर सकें। तो उद्देश्य नहीं होता तो क्या नहीं होता, तब सभी लोगों ने आंसर बताया है, बहुत बढ़िया आंसर। सी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, ये उद्देश्य नहीं होता व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का, तो सी नंबर बिल्कुल सही है, प्लस करें सी नंबर वाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है या केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तब सभी को उत्तर बताना है। जो भी साथी ने अभी तक क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। तब 29 का उत्तर सी हो जाएगा। और सी जिन्होंने भी बताया है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, वो 1 प्लस कर लें अपने स्कोर में, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो जल्दी से बताना है। व्याकरण शिक्षा के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या फिर बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तब प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हैं, 30 का उत्तर बताना है, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। तो जल्दी बताओ, बिल्कुल आराम से मैं बोल रहा हूं अब, जल्दी जल्दी से, ताकि सभी लोग समझ सके जो है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न भी पढ़ो और उत्तर भी बताना है सभी को, आराम आराम से बोलते हुए। तो 30 का उत्तर अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तब बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर जिन्होंने भी बताया है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो अपना प्लस करें, स्कोर में 1 प्लस कर लें डी नंबर वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता। व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाना, व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना, छात्रों को नियम व परिभाषा रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, या फिर व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो 31 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर बताना है, प्रश्न गलत ना हो इसलिए बहुत अच्छे से बताना है। 31 का आंसर सभी लोग बताएंगे, तब आपका जो उत्तर होगा 31 का वो क्या हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल उत्तर सही बताया है, सी, छात्रों को नियम और परिभाषा रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, ये उपाय नहीं किया जा सकता, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, 32 का आंसर बताना है, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। व्याकरण के नियमों की जानकारी के लिए, ठीक है, और नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना। तब सभी लोग अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, फिर उत्तर बताना है। तो सभी लोग बताएंगे 32 का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताना है। प्रश्न क्रमांक कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, तो कंफ्यूजन जरूर है। उत्तर इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, बी, नियमों का अति सामान्यीकरण, बी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो +1 करेंगे, +1 करना है जिन्होंने भी बी बताया है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर।
है ना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साही करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठिन चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बताना है आपको किस प्रकार से जो है विकल्प आपका सही होगा। 4 पढ़ना है विकल्प को और उत्तर बताना है ना। जल्दी जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे, है ना। कुछ सरल प्रश्न और कुछ कठिन प्रश्न हैं, तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है डी वाले अपना इजाफा कर लें। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर वाले अपना एक स्कोर में प्लस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने और लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। तब आपको सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन जिन्होंने भी डी बताया है, डी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर, बहुत बढ़िया, डी नंबर आंसर सही है। डी नंबर अपने प्लस करेंगे अपने स्कोर में, ठीक है, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, या फिर व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो 35 का उत्तर बताना है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं? 35 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। सटीक उत्तर बताना है, सही उत्तर बताना है, गलत नहीं बताना है। तब अधिकांश लोग बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो बी जिन्होंने भी बताया है वो प्लस कर लें स्कोर में। अगला क्वेश्चन देख लें, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? मातृभाषा या आसपास की भाषा में दक्षता का स्तर बेहतर, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद, अनुवाद, संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को जो है बढ़ाया जाता है। तब उत्तर बताना है 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? सभी को उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे और सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर सभी ने बताया है विकल्प नंबर ए, यानी कि बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित कराना, या फिर लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो सबसे कमजोर पक्ष आपको बताना है कौन सा है, कौन सा विकल्प इसमें सबसे कमजोर होगा। 37 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। फटाफट से अच्छे से बताना है, आराम से बताना है कि ये लोकगीतों को शामिल करने का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है, यहां पर सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा? तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो होगा वो सिर्फ कुछ लोग ही सही उत्तर बता रहे हैं कि वो सबसे कम महत्वपूर्ण जो होगा वो होगा बी नंबर। बी नंबर यानी कि लोकगीतों की रसानुभूति, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर वाले अपना प्लस करें 1 नंबर का। ठीक है, बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका इजाफा होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? व्याकरण नियमों का
अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, या बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। जो जल्दी उत्तर बता रहे हैं वो थोड़ा सा लेट उत्तर बताएं, प्रश्न को पढ़ करके बताएं, ठीक है। आप प्रश्न भी नहीं पढ़ते और उत्तर बता देते हो, तो थोड़ा सा अपनी हैबिट में लाओ कि प्रश्न को पूरा पढ़ना है, विकल्प को पढ़ना है, फिर उत्तर बताना है। तब 38 का आंसर सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने बताया है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है, तो बी नंबर जिन्होंने भी बताया है कि समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, या फिर भाषा सीखने में बाधक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, जल्दी से 4 विकल्प हैं, अच्छे से पढ़ना है और उत्तर बताना है फटाफट से। आपका प्लस और माइनस यहीं से होगा। स्कोर आपके कितना आ रहा है, तो 39 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है, क्या बताया है, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, यानी 39 का उत्तर। सी वाले अपना प्लस कर लें एक स्कोर, बहुत बढ़िया आंसर। सी जिसने बताया है उसका बिल्कुल सही है। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को अपनी भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, या फिर श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या फिर सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो ये प्रश्न अच्छे से पढ़ना है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ। 4 विकल्प में से उत्तर सभी लोग बताएंगे, सभी का आंसर बिल्कुल सटीक और सही आना चाहिए। तो अधिकांश लोग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि जब बहुभाषिकता कक्षा होगी तो वहां पर बच्चों को मातृभाषा में, यानी कि सभी लोग अपनी मातृभाषा में क्या कहने एवं सुनने की आज़ादी होती है बहुभाषिकता कक्षा में। तो डी नंबर वाले अपना 1 प्लस कर लें, उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम निकलेंगे, या उपरोक्त सभी, क्या होगा। मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे और सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने उत्तर बताया है। प्रश्न क्रमांक विकल्प नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। फिर से आपका 1 नंबर बढ़ता हुआ डी वालों का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। 42 का आंसर बताना है। आपकी कक्षा है जिसमें कुछ विद्यार्थी हैं सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका संभावित कारण क्या हो जाता है। लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी ना आना, या सुनने में समस्या। तो उत्तर क्या होगा, 42 का उत्तर सभी लोगों को बिल्कुल आराम से देना है, प्रश्न को समझ करके देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सटीक और सही आंसर बता रहे हैं। बी वालों का फिर से स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 1 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर बी वाला इसका सही होगा। उनकी मातृभाषा का प्रभाव होता है, तो बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, अब यहां पर अपने 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन्होंने भी 42 क्वेश्चन अटेंड किए हैं पहले तो वो कमेंट करें, ठीक है, सभी लोगों को बताना है। पहले जिन्होंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो पहले कमेंट करके बताएं कि मैंने 42 प्रश्न जो है बताए हैं, 42 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, अरविंद धाकड़ जी 42 में से 34 इनको आए हैं, सभी लोगों को उत्तर बताना है, उत्तर बताएंगे, फटाफट बताना है सभी लोग किसने कितने किए हैं। नीरज जी, द्विवेदी जी, मैं उन्हीं का नाम लूंगा जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, 42 किए हैं, बहुत बढ़िया। ब्रजेंद्र जी, सोना जी, मधुराज जी 26 किए हैं इन्होंने, 22 आए हैं। राम रतन जी 41, बहुत बढ़िया। सिया जी, अंजना जी, है ना, बहुत बढ़िया। अमर सिंह जी, सरस्वती जी, अमृतलाल जी 42 में से 32, ज्योति जी 22 से 18, और बहुत बढ़िया रविशंकर जी लेट हो गए हैं। सालू गुप्ता जी 42 में से 33, चौरसिया 40 में से 32, 42 में से 34 शैलेंद्र जी, है ना, जल्दी जल्दी से बताना है। 42 में से 35 आए हैं तुषार जी के, कृष्णा जी के,
42 से 29 राम रतन यादव के, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 42 में से 28 जितेंद्र जी, उमा सरन जी, शैलेश जी, सूरज साहू जी 42 से 25, सुधाना जी 42 से 35, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साधना जी सॉरी है ना, सोना जी, पंकज 42 में से 40, बहुत बढ़िया। सोना, पंकज जी, ईमानदारी से सभी लोग अगर बता रहे हैं तो 42 में से अगर 40 आए हैं तो बहुत बढ़िया। अनुज तिवारी जी बहुत बढ़िया है ना। सुनीता विश्वकर्मा जी, इनने 30 किए हैं 18, बहुत बढ़िया। 42 में से 34 राम जी, बहुत बढ़िया। राम रतन जी 41, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। राम जतन जी यादव है ना। घनश्याम पटेल जी 42 से 30, शहीद जी 30 में से 22, जगदीश जी 28, नीरज जी 42 है ना। एकता जी बहुत बढ़िया है ना। राम गोविंद जी 22 से 14, अभिलाषा जी पांडे 31, साधना कोष्टी 42 से 35, बहुत बढ़िया। जिनके 35 भी आ रहे हैं उनका भी बहुत बढ़िया है। निकिता जी विश्वकर्मा 23, भजन जी 34, 42 से 29, कृष्णा अहिरवार जी। देखो अभी एक बार ही कमेंट करेंगे सभी लोग, डबल नहीं करेंगे कोई भी। पूजा शर्मा जी 29, प्रीति जी बहुत बढ़िया है ना। मधुराज जी, कुमारी, अंजू जी बहुत बढ़िया, संजय जी, दिनेश जी, शैलेंद्र जी, साधना जी, रचना जी, ब्रजेंद्र जी, राम गोपाल जी, इनके 33 आए हैं। और नीलू जी, सुलोचना जी बहुत बढ़िया, लेट हो गए। प्रीति जी, अनिल केवट जी, मधुराज जी, सोना, पंकज जी, ज्योति जी, मधुराज, संजय जी 27 आए हैं। 32 से 35 से 28 आए हैं कुछ के। रोहित, दिलीप जी है ना। सिया जी, रचना जी, तुषार जी, दिनेश जी, फिनिश है ना। 6 में से 4 और 42 से 30 आए हैं। सरस्वती, देव शर्मा जी बहुत बढ़िया है ना। राधे यादव जी 42 से 36, 35 से 28 आए हैं कुछ लोगों के। दिलीप जी, उमा सरन, अनुज तिवारी जी बहुत बढ़िया है ना। मतलब कुछ लोगों के एक आध या दो लोग के 42 में से 40 आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके 35 नंबर आए हैं उनकी भी स्थिति बहुत बढ़िया है। 35 वालों की, 30 वाले भी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं है ना। और 30 में से जिसके कम नंबर आए हैं उनको हिंदी पेडागोजी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मैथ की पेडागोजी के मैंने 10 या 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। मैथ की पेडागोजी आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। शहीद खान जी, गिरजय है ना, गिरिराज जी बहुत बढ़िया, सूरज जी और रविंद्र लोधी जी बहुत बढ़िया, 38 से 28 आए हैं। ज्योति जी है ना, अनुज जी, सभी को धन्यवाद। और अपनी क्लास होती है रोज 2:30 बजे। इसी प्रकार से अपन प्रश्न लगाते हैं और रोज 2:30 बजे आएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस प्रकार से प्रश्न और अपना आकलन करना चाहते हैं ईमानदारी से, तो आपको रोज 2:30 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी पेडागोजी की। शाम को पर्यावरण की होती है 6:30 बजे पर्यावरण, ठीक है। मैथ की वो वाली क्लास नहीं होती आपकी थ्योरी वाली, मैथ की पेडागोजी है आपकी कंप्लीट। 10 टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। पर्यावरण की शाम को 6:30 बजे और बाल विकास की 7:15 पर होती है। और हिंदी जो आपकी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, उसकी होती है रात में 10:10 पर, ठीक है। आसमा खान, अमृतलाल जी, प्रीति जी, मोहम्मद हफीज जी, सूरज जी, गिरिराज जी, ठीक है। सभी लोग, अधिकांश वीडियो आपकी जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं है ना। प्लेलिस्ट में देखें, प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। पर्यावरण की, मैथ पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी है ना, सभी की प्लेलिस्ट बनी है। तो प्लेलिस्ट में जाके देखना है, सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। नीलू जी बहुत बढ़िया, सभी के लिए धन्यवाद, ठीक है। हाँ, संस्कृत की क्लास भी आएगी, इसी के बाद आएगी जब अपनी हिंदी की बहुत सारे अपन प्रैक्टिस करवा लेंगे। 10 से या 15 प्रैक्टिस आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया दिलीप जी, सभी को धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। दिनेश जी, अनिल केवट जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।